एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पटवार का जो पेपर हुआ था 17 अगस्त 2025 को हुआ था, उसके क्वेश्चन करेंगे। गणित और विज्ञान के आए हुए क्वेश्चन, और ये गणित और विज्ञान के हमारी क्लास से पूरे क्वेश्चन आए हैं केवल एक क्वेश्चन को छोड़ करके। और हमने बार बार बोला था कि हमारी क्लास को लीजिए आराम से, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, केवल एक क्वेश्चन गया है ना बाहर। तो 22 क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन हमारी क्लास से ऐसे के ऐसे टपके हैं। ठीक है, मैथ में केवल वो संख्या चेंज किया है और वो क्वेश्चन आए हैं। तो हम देख लेते हैं। तो आप लगातार हमसे जुड़िए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, गणित और विज्ञान के लिए हमारी क्लास को देखें जरूर से। डेली फ्री क्लास होती है, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मैं प्रस्थान करता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी थे? तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे 2023 में? 5000 थे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 24% बढ़ रहा है। देखिए, प्रारंभ में जनसंख्या होती है 100% अपने आप में, तो 24% और बढ़ गई है, तो 100 में 24 जोड़ो, तो अब जनसंख्या कितनी हो गई? 124। तो 124% निकालो, तो 124 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100 हो गया है। और ये कितने साल तक हो रहा है? 2 साल तक। तो 124 बट्टे में 100, क्योंकि 2023 से पूछा था और 2025 तक हमें निकालना है, तो 2 साल हो गए हैं। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 5 का भाग जा रहा है 10 में 2 बार, और 2 का भाग जा रहा है 124 में 62 बार जा रहा है। और 62 को 124 से गुणा कर लो, तो कितना हो गया है? 8। ये हो गया 8, ये 6 और ये 7, 7688 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को ₹100 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है, तो दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत निकालो। सुनिए, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, मैंने वो पेन बेचा तो मुझे 15 रुपए का लाभ हुआ है। मतलब 100 रुपए में बेचा तो 15 रुपए का लाभ हुआ है, तो मैंने कितने में खरीदा होगा? तो 100 में से क्या निकाल देंगे? 15। तो आ गया हमारे पास कितना? 85 रुपए में खरीदा था, अर्थात 85 ये क्या आ गया हमारे पास? सीपी आ गया है, क्रय मूल्य आ गया है। अब हम लाभ प्रतिशत निकालें तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? 15 रुपए का लाभ। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास 85 है, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 5 के पहाड़ी से 3 बार और 5 के पहाड़ी से 17 बार। 3 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 300, और बट्टे में 17 है। 17 का भाग 300 में देंगे तो 17 एकम 17, और 17 संता 119, 11 बच गए हैं शेषफल, और बटे 17 इतने का क्या हो गया? उसको लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है, प्रतिदिन आगंतुक की संख्या क्या है? औसत संख्या क्या है? तो देखिए, जून महीना वो 1 तारीख को शुरू हो रहा है, तो पहले रविवार की संख्या निकाल लेते हैं। तो 1 तारीख को शुरू हुआ है, फिर रविवार कब आएगा? तो 1 में 7 जोड़ो तो कितना हो गया? 8 तारीख को आएगा, फिर 8 में 7 जोड़ो तो 15 तारीख को आएगा रविवार, फिर 15 में 7 जोड़ो तो 22 आ जाएगा, और 22 में 7 जोड़ो तो 29 तारीख को। तो कितने रविवार हो गए? तो 1 2 3 4 5, 5 रविवार हो गए हैं। और एक रविवार को कितने दिन, कितने लोग आ रहे हैं? 252। तो इसको 252 से गुणा कर दो, तो ताकि टोटल रविवार के दिनों में कितने व्यक्ति आए वो आ जाएगा। तो गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10, 25 एक 26, और 10 और 2 12, 1260 व्यक्ति आए हैं रविवार को 5 दिनों में। अब देखिए, जून का महीना वो 30 दिन का होता है, तो 30 में 5 रविवार निकाल दो, पीछे कितने दिन बचे? 25 दिन बचे। और इन 25 दिनों में एक दिन में कितने व्यक्ति आते हैं? 120 दिन आते हैं। तो इसको 120 से गुणा कर दो, ताकि टोटल 25 दिनों में कितने व्यक्ति आए वो निकाल लेंगे। तो 0 हो गया, 25 दूनी 50, और ये हो गया 30, ये आ गया है। अब इनको जोड़ लो, टोटल व्यक्ति कितने आए हैं? तो 0 6 2 और 4, 4260 व्यक्ति आए हैं। हमें निकालना है औसत। औसत कैसे निकालते हैं? कुल मात्रा जोड़ते हैं, मतलब कुल व्यक्ति जोड़ लिया है। और कितने दिनों में आए हैं? 30 दिनों में। तो हम 30 का भाग दे देंगे, क्योंकि जून के महीने में 30 दिन होते हैं। तो भाग दे दो, तो 1 0 से 1 0, 3 का भाग दीजिए किसमें? 426 में। तो 1 बार 4 बार 2 बार 142 आ गया है इसका औसत, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है? बढ़ता क्रम। और ये बोला कोणों की संख्या के आधार पर बताइए।
हमें दे रखा है आकृति, पहले दे रखा है सप्तभुज, त्रिभुज, षटभुज, दशभुज, पंचभुज और सब चतुर्भुज। मतलब क्या है, भुजाओं के आधार पर ये आकृति दे रखी है। तो जिसमें सबसे अधिक भुजा होगी उसमें सर्वाधिक कोण होंगे, और जिसमें सबसे कम भुजा होंगी उसमें सबसे कम कोण होंगे। तो त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें तीन भुजा होती हैं, तो इसमें तीन कोण होंगे केवल। तो सबसे सबसे कम कोण इसमें है, तो सब आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटे मान को रखते हैं। तो पहले नंबर पर आ जाएगा त्रिभुज। चलो 2 नंबर किस किस में है, 2 नंबर यहां पर है, इसमें नहीं है तो ये तो कट गया है, इसमें है, इसमें है। अब देखिए त्रिभुज के बाद में आएगा चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर। तो 6 नंबर यहां पर है क्या, नहीं है, ये कट गया है, इसमें है, इसमें है। चतुर्भुज के बाद आएगा पंचभुज, और पंचभुज 5 नंबर पर है। 5 नंबर है क्या इसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। पंचभुज के बाद में आएगा षटभुज। देखिए षटभुज 3 नंबर पर है, 3 नंबर है क्या इसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि आर को रुपए आर को ए और बी के बीच में ए बटा बी अनुपात सी बटा डी के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो पहले हम ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी, ए का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इस डी को ए से गुणा कर दो, तो क्या गया है ए डी, यह गया ए का अनुपात, अनुपात। अब बी का निकालें, तो बी को सी से गुणा कर दो, तो क्या आ गया है, यह गया है BC। अब हमें किसका वैल्यू निकालना, किसका मान निकालना है, ए का। ए का अनुपात कितना है AD, तो AD बटे, अब दोनों को जोड़ लो AD प्लस BC, तो AD प्लस BC। और किस राशि को बांटना है, R को, तो ऊपर गुणा में R लिख दो। तो ऊपर तो क्या गया है ADR, और बटे में क्या गया है AD प्लस BC। ये आएगा किसका, ए का भाग आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ADR AD प्लस BC, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष के अंत में रुपए 2000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज रुपए 7200 है। समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम रेट निकालते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर होता है PRT बटे में 100 होता है। साधारण ब्याज कितना है, 7200 है, मतलब SI 7200 है, बराबर प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 20000 है। तो 20000 रेट हमें निकालनी है। टाइम हमारे पास 3 वर्ष है और बटे में 100 है। देखिए 2 जीरो से, ये यहां पर 20000 है ना, 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो। 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 24 बार, और 2 का भाग जा रहा है 24 में 12 बार। तो R का मान कितना हो गया है, 12% आ गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या निकाल लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मतलब अमाउंट बराबर होता है मूलधन मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बटे में 100, और ये हो गया है टाइम। तो एक बार अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देंगे क्या, मूलधन। ठीक है, चलो प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 20000 है, इंटू रेट हमारे पास कितनी है 12, और बटे में 100 हो गया है, और ये हो गया है टी हमारे पास कितना है, 3 वर्ष है, कितना है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख दिया। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 20000, ये कितना है 20000 है, सॉरी 20000 इंटू, इसको हल करेंगे तो ये कोष्टक हल होकर क्या जाएगा 112 बटे में 100, एलसीएम के द्वारा इसको हल कर देंगे, और इस पर पावर 3 है तो इसको 3 बार गुणा कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 3 बार इसको हमने ओपन कर दिया, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गया है। ठीक है, अब इस 2 को 112 से गुणा करूं तो कितना हो गया है, ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, तो ये हो गया है 4, 2 और 2, और इंटू ये कितना हो गया है 125, 44 हो गया है, और बटे में क्या हो गया है 100। तो ये इनको गुणा करिए ऊपर वालों को, तो ये कितना आ जाएगा 56, 8, 9, 0, 8 और 2, ये आएगा, और बटे में 2 जीरो है तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट लगा दिया है। तो इतनी राशि आई है, मतलब 20000 रुपए दिया है, तो सामने वाला व्यक्ति उसको ब्याज समेत ये लौटाया है रुपया। तो हम क्या निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, तो इस राशि में क्या निकाल देंगे, 20000 मूलधन निकाल देंगे, तो 20000 घटा दो इसमें, ये लीजिए, तो कितना आ गया, ये तो 56.890 और 8, ये आ गया 8058.56 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध दूध वाले बर्तन में से 20% दूध पानी से बदल दिया गया और यही प्रक्रिया 2 बार और की गई, तीसरी
बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना है। तो मैं मान लेता हूं कि प्रारंभ में जो दूध है वो अपने आप में 100 है। प्रारंभ में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो मैंने 100 मान लिया है। अब क्या कर रहा है, 20% पानी से बदल रहा है। तो प्रारंभ में अपने आप में क्या है, 100% है। तो 100 में से 20 निकालो, क्योंकि दूध 20% निकाल रहा है ना, तो कितना बचा पीछे, 80%। तो 80/100। और कितनी बार कर रहा है प्रक्रिया, 3 बार। तो इसको 3 बार गुणा कर दो, तो 80/100। देखिए परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। 3 बार कर दिया है और हमें यही पता है कि 3 बार प्रक्रिया अपनाई गई। अब इसको हल कर लेंगे। 100 से 100 कट गया है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया है, और 1 0 से 1 0 कट गया है। इनको गुणा कर लो तीनों 8 को, तो कितना आ गया, 512। अर्थात 8 का क्यूब बता 512 और बटे में 10 है, तो आ गया है 51.2। क्योंकि बटे में 0 है तो राइट साइड में एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया है, तो 51.2 बचा है शुद्ध दूध। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है और उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्या क्या है। मैं बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेता हूं कैपिटल आर, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेता हूं स्मॉल आर। इन दोनों का योग दे रखा कितना, इधर का है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई बड़े वाले वर्ग के लिए कैपिटल आर मान लिया है, और फिर 2 पाई आर छोटे वाले वर्ग के लिए स्मॉल आर मान लिया है, और इन दोनों परिधि का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 44 दे रखा है। अब देखिए 2 पाई क्या आ रहा है, कॉमन, तो 2 पाई आ गया है कॉमन। ठीक है, 2 पाई ये लीजिए, और पाई का मान कितना लेना है, 22/7, तो 22/7। तो अंदर क्या बचा है, आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर कितना हो गया है, 44 हो गया है। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 22 के पारी से 22 दूनी 44, और 2 से 2 कट गया है, ये समझ में आ गया होगा। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर, ये 7 इस तरफ जाएगा तो 7 आ जाएगा ऊपर, ये आ गया है। अब ये मान रख देता हूं इसके नीचे, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना आया है, 7। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए आर से आर कट गया, स्मॉल आर से स्मॉल आर कट गया है, कैपिटल आर और कैपिटल आर कितना हो गया, जोड़ो 2r बराबर उस तरफ कितना हो गया, 82। 2 का भाग दीजिए 82 में, कितनी बार गया, 41 बार। तो आर का मान, कैपिटल आर का मान 41 आया है। अब स्मॉल आर का मान निकालना है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का योग 75 है। तो स्मॉल आर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 75 में 41 निकाल देंगे, तो कितना आ गया है, यह आ गया है 34 आ गया है। तो 41 और 34 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, दो शंकुओं की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात निकालो। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले वाले शंकु के लिए R1 और H1 मान लेता हूं, और ये बराबर है दूसरे वाले शंकु के आयतन के बराबर। तो दूसरे वाले शंकु का भी आयतन यही होगा, तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2, यानी दूसरे वाले शंकु के लिए मैंने R2 मान लिया और H2 मान लिया, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई। देखिए 1/3 से 1/3 कट गया है, पाई से पाई कट गया है। इस तरफ R1 है, R1 का मान कितना दे रखा है, 2। तो 2 का देखिए स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, 4 इंटू H1, और बराबर है R2 का मान कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या आएगा, इंटू H2 आ गया है। H1 तो यहां पर है और H2 यहां पर आ जाएगा इसके नीचे। इस तरफ 1 है और 1 के बटे में 4 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, H1 अनुपात H2। H1 का आया है मान 1 और H2 का मान आया है 4, तो आ गया है 1:4 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, x y से 6 गुना बड़ा है, वह प्रतिशत जिससे y x से कम है वो निकालना है। तो x की तुलना किससे की जा रही है, y से। तो लास्ट में जो है उसको कुछ भी मान लीजिए, तो y को मैं 1 मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हो। तो x क्या हो जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है x y से 6 गुना बड़ा है, तो इस 1 को 6 से गुणा कर दो, तो आ गया है 6। तो x का मान 6 आ गया है। क्वेश्चन में पूछा है y x से कितना कम है, तो देखिए y तो 1 है, x 6 है, कितना कम है y, तो क्या कैसे निकालेंगे, 6 में से 1 निकाल दो, तो 5 कम है। और तुलना किससे कर रहा है, x से। x का मान कितना है, 6, तो जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखो, और प्रतिशत बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 2 के पाड़ी से 3 बार, 2 के पाड़ी से 50 बार, 50 को 5 से गुणा करेंगे तो आ गया है 250, और बटे में कौन बैठा है, 3। 3 का भाग दीजिए कि 250 में, तो कितना आ गया है
या गया है 83 सही 1/3%, इतना कम है ये। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य रुपए 800 से घटाकर 780 कर देता है तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है, पंखे का क्रय मूल्य बताइए। तो पहले कितने में बेचा था, मतलब पहला विक्रय मूल्य था उसका 800 रुपए बेच रहा था पहले, फिर उसी वस्तु को बाद में बेचा है, मतलब दूसरा उसका विक्रय मूल्य है उसी वस्तु का 780 में। ऐसा करने पर पहले 800 में बेचा फिर 780 में उसी वस्तु को, ऐसा करने पर उसको 2% का हानि हुआ है। यहां पर कितने का हानि हुआ है, 800 में और 780 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो ये 2% का मान दे दिया हमें 20, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 20। जिसका मान दे रखा है उसको रखो नीचे तो 2%, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर दो 100%। परसेंटेज से परसेंटेज 2 का भाग जरा है 20 में 10 बार, और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 1000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1000 था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 वर्षों के लिए रुपए 2000 पर दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर रुपए 80 है, उनकी ब्याज दरों में अंतर निकालो। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, पी आर। पहले वाले साधारण ब्याज के लिए रेट को मान लेता हूं कैपिटल आर और इंटू टी और बटे में 100। अब दूसरे साधारण ब्याज पर जो राशि दी गई उसको मान लेता हूं पी, उसके लिए मान लेता हूं रेट स्मॉल आर और टी और बटे में 100, और इनका अंतर क्या दे रखा है, 80 रुपए दे रखा है। तो प्रिंसिपल तो 2000 है दोनों के लिए, 2000 रुपए, तो 2000 रेट हमें निकालने हैं, टाइम 4 वर्ष है और बटे में 100 हो गया है। ऐसे ही माइनस प्रिंसिपल है 2000 दूसरे के लिए भी, रेट हमें निकालने हैं, टाइम हमें रखा है 4 वर्ष और बटे में 100 हो गया है, और बराबर 80 रुपया है। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 4 को 20 से गुणा करो 80 आर, माइनस 4 को 20 से गुणा करो तो 80 स्मॉल आर, और बराबर 80 हो गया है। अब यहां से कॉमन क्या आ गया है, 80 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 80 हो गया है। 80 का 80 में भाग कितनी बार गया, एक बार, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना है, 1% है, इनका अंतर आ गया 1%। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है तो आयत का क्षेत्रफल निकालो। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। परिमाप हमें दे रखा है 120 बराबर दे रखा है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 का भाग गया है 60 बार, मतलब 60 क्या आया है, लंबाई और चौड़ाई का योग आया है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए लंबाई बोला लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई की तुलना किसे कर रहा है, चौड़ाई से, तो इसको कुछ भी मान लो, तो बी को मतलब ब्रीथ चौड़ाई को मान लेता हूं 1, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना कर दो, 2 से गुना कर दो तो आ गया है 2, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ गया है 1:2, और हमें 60 को बांटना है, तो 60 को बांटना है, इन दोनों को जोड़ो, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 का भाग दो कितना है, यह गया है 20। अब निकाल लो, हमें लंबाई निकाली है तो इसको 1 को 20 से गुणा कर दो, आ गया है 20। चौड़ाई निकालनी है तो इसको 20 से गुणा कर दो तो कितना आ गया है 40। तो हमारे पास लंबाई 20 आई है, चौड़ाई 40 आई है। हमें निकालना है क्या, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी आता है। L हमारे पास B है और वो 40 है, तो कितना हो गया 800 आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बताइए। तो ये बोल रहा है 10 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 1 घंटे में कर रहा है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये 60, 1 जीरो से 1 जीरो आ गया है 1/6। इसका मतलब क्या हुआ है, 6 मिनट में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब 1 किलोमीटर देखिए, प्रत्येक किलोमीटर की दूरी करने के बाद 5 मिनट का आराम करता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी करने में वो 6 मिनट लिया, प्लस में वो आराम कर रहा है 5 मिनट का, तो 1 किलोमीटर तय करने में कितना मिनट लिया, तो 6 और 5 11, मतलब 11 मिनट
लिया 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो अगली 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी कितना मिनट लेगा? 11। तो ये इस तरफ किलोमीटर चल रहा है। फिर अगला 11 मिनट लेगा अगली किलोमीटर, फिर अगला लेगा 11 मिनट 1 किलोमीटर में। ठीक है, अब देखिए आगे वो क्या लेगा, समय 4 किलोमीटर हो गई है, आगे वो फिर चलेगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर सॉरी 6 मिनट चलेगा। क्या चलेगा? 6 मिनट। तो वो दूरी कितनी तय कर लेगा? 5। फिर थोड़ी ना आराम करेगा, फिर तो हो गई है दूरी तय। तो ये कितनी मिनट हो गए टोटल? 11 दूनी 22, 33 और 33 और 11 कितना हो गया है? 44। और 44 में 6 जोड़ो कितना हो गया? 50 मिनट लेगा वो। कितना समय लेगा? 50 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ये बात समझ में आ गई होगी। मैं बेसिक से बताता हूं ताकि किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन रुपए 10,200 में बेची, इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई, उसने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी? चलो तो हमें देखिए प्रारंभ में जो क्रय मूल्य होता है सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब उसने बेचा तो वो 15% की हानि हुई है, तो कितने में बेचा होगा? तो 100 में से 15 निकालो क्योंकि हानि हो रही है, तो 85% में बेचा है। और 85% की वैल्यू हमें दे रखी है 10,200। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 10,200 बट्टे 85% और इंटू में 100% हो गया है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 5 के पहाड़ी से 17 बार और 5 के पहाड़ी से 20 बार, 17 छिक गए 102, 600 बार और 6 दूनी 12, 12,000 आ गए उसका क्रय मूल्य, अर्थात 12,000 में खरीदी थी उसने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गए हैं साइंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? तो वो होती है किसमें? इलियम में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। देखिए आपके जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत होती है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा ड्यूडोनम, ड्यूडेनम, दूसरा हो जाएगा जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा हो जाएगा इलियम। तो जो इलियम वाला भाग है इसमें सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण होता है। ड्यूडेनम ये जुड़ा होता है किससे? आमाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? आमाशय से जुड़ा होता है। ये सिक्कम है जो अंधनाल है, ये बड़ी आंत का भाग है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत का कार्य होता है जल व खनिज लवणों का पुनः अवशोषण करना। खनिज लवण का पुनः अवशोषण करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो ध्वनि आपका वैक्यूम में अर्थात निर्वात में गति नहीं करती है। निर्वात किसको बोलते हैं? जहां पर हवा के कण भी मौजूद नहीं होते हैं उसको निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में गति नहीं करती है। और ध्वनि सर्वाधिक किसमें गति करती है? ठोस में गति करती है, यह ध्यान में रखना है। और ठोस में भी किसमें गति करेगी? स्टील में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है। तो पीतल है एक मिश्र धातु, इसको ध्यान रखना है, ये बनी होती है तांबा व जस्ता से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। पीतल को ध्यान में रखना आपको किससे? पिताजी से। किससे ध्यान रखना होता है? पिताजी से। तो पी का तो मतलब हो गया है पीतल, ता का मतलब हो गया है तांबा, और जी का मतलब होता है जस्ता, और जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो पीतल बना होता है वो तांबा प्लस जस्ता से अर्थात Cu प्लस Zn से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओरल साभिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो यह होती है जीवित क्षीण टीके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अर्थात इसमें जीवित क्षीण जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। तो इस प्रकार के टीकों से हमारी कोशिका क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। और निष्क्रिय टीके किसमें होते हैं? निष्क्रिय साल्क में होते हैं। जो साल्क टीके होते हैं ना, साल्क टीके, साल्क टीके, उसमें निष्क्रिय टीके निष्क्रिय टीके होते हैं वो साल्क टीके। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो वो है आपका अबिंदुकता, जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म।
ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी कॉर्निया होती है वो क्या हो जाती है, कॉर्निया होती है वो खराब हो जाता है। तो ये कॉर्निया होती है, इसका ये जो प्रकाश को रेटिना पर सही रूप से प्रकाश को एकत्रित नहीं करती है, तो इसमें कॉर्निया क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। इसलिए इसको बोलते हैं अबिंदुतः एस्टिग्मेटिज्म रोग। इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो वो होती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि अर्थात पेनक्रियाज ग्लैंड है। अधिवर्ग ग्रंथि होती है, अधिवर्ग ग्रंथि किस पर पाई जाती है, ये किडनी पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, किडनी पर पाई जाती है। इस अधिवर्ग ग्रंथि को 3F ग्रंथि कहा जाता है, 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक, 3F का अर्थ क्या होता है, F का मतलब, एक F का मतलब फाइट, एक होता है फ्लाइट, एक होता है फ्राइट। इस 3F का मतलब ये होता है। ठीक है, और इस अधिवर्ग ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन का स्रावन किया जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन। उस हार्मोन को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, अर्थात ये जो ग्रंथि होती है वो संकटकालीन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, संकट के समय करती है ये हार्मोन। जैसे हमें डर वगैरह लगता है उस समय ये अपना हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में, और वर्सन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम का कारण है? तो होता है मेरास्मस। कौन सा है, मेरास्मस है। यह बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, बेरी बेरी है, ये विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी, B1। और सूखा अर्थात रिकेट्स रोग जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और आपको ध्यान में रखना होता है, विटामिन बी व सी ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन। इसके अलावा आपका ए, डी, ई और के ये किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होते, देखिए आपकी पटवार में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये हमारी क्लास में ही आए हैं सभी सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं आया, और वो कौन सा क्वेश्चन नहीं आया मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन वो वाला नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये हमने नहीं पढ़ाया था हमारी क्लास में, सीधी बात है। ठीक है, 22 क्वेश्चन आए थे टोटल, 22 में से 21 क्वेश्चन हमारी क्लास से आए थे। तो आपको लगातार जुड़ना है हमारी क्लास से। आज के लिए इतना